सुविधाएं छीनी गई हैं, सुविधाएं बढ़ाई नहीं गई हैं, छीनी गई हैं और उसको उपलब्धि गिनाई जा रही है। लेकिन विपक्ष इतना कमजोर है कि इसको मुद्दा बना नहीं पा रहा है और इस पर सरकार को घेर नहीं पा रहा, इसलिए सरकार जश्न मना रही है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई और इस समय मेरे साथ हैं हाफिज़ गुलाम सरवर। मोदी सरकार के आज 1 साल पूरे हो गए हैं और सरकार जश्न भी बनाने में लग गई है। सवाल ये है कि जो उपलब्धियां सरकार गिना रही है, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। बदकिस्मती है, दुर्भाग्य है कि जब पूरे मुल्क में लॉकडाउन है, कोरोना वायरस की महामारी से पूरा मुल्क परेशान है, ज़रूरत इस बात की थी कि सरकार इन परेशानियों को कैसे कम करे, लोगों के अंदर हौसला और विश्वास कैसे जगे, उस पर काम करने की ज़रूरत थी और इनकी परेशानियां कैसे कम हों। जिस हालात का सामना अभी मुल्क के मज़दूरों ने, गरीबों ने किया है, वो मंज़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी मज़दूर रास्ते में हैं और कुछ शहरों में अभी भी परेशान हैं वो अपनी रियासत तक जाने को। ऐसे हालात में मरकज़ी सरकार, केंद्र की सरकार अगर जश्न की बात करती है कि 1 साल पूरे हो गए, साहब इसमें जश्न का क्या मसला है? आपके 1 साल पूरे हो गए तो अच्छी बात है। चिंता का विषय है कि 5 साल में 1 साल आपके कम हो गए। अगर आप काम करेंगे तभी जनता का विश्वास जीतेंगे, तभी आप 2024 का सपना देखेंगे। लेकिन यहाँ मसला ये है कि गलती सरकार की कम है, भारत के लोगों की ज़्यादा है। सरकार जो उपलब्धियाँ, आपने सवाल अभी उपलब्धि पर की कि उपलब्धियाँ जो गिनाई जा रही हैं उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं। मैं ये बता दूं कि जो टीवी पर पिछले 2 दिनों से चल रहे हैं और आज के अखबारों में जो सुर्खियाँ थी और कल भी शायद रहेंगी, वो ये बताया जा रहा साहब कि सरकार ने 1 साल में बड़े अहम काम किए। मुल्क को जोड़ने, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए कुछ कठोर निर्णय लिए गए हैं जिससे ये देश जो है इसका पूरे विश्व में नाम हुआ। और वो काम क्या बताया जा रहा है, वो निर्णय कौन सा कठोर, ये असल मुद्दा है समझने का। एक निर्णय बताया जा रहा है ट्रिपल तलाक का। अब मुल्क के हिंदू भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि ट्रिपल तलाक से देश के 1 अरब लोगों को कोई लाभ है क्या, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ट्रिपल तलाक की जो विक्टिम्स हैं वो मुस्लिम महिलाएं थीं या हैं या होंगी। तो ये कानून तो अगर सरकार की भाषा में कहें तो मुस्लिम महिलाओं के लिए बेहतर तो हो सकता, लेकिन देश के इतनी बड़ी आबादी के लिए तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और अगर मुस्लिम महिलाएं प्रताड़ित होती थीं 3 तलाक के कारण, तो इससे हमारे बड़े भाई हिंदू भाइयों को क्या तकलीफ पहुंचती थी? और अगर तकलीफ पहुंचती थी तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर कोरोना में हिंदू मुस्लिम क्यों, फिर इतने दंगे क्यों, फिर उन्हीं मुस्लिम महिलाओं के गुजरात में पेट चीड़ कर भाला किसने दिखाया था? कौन सी दोगली पॉलिसी है आपकी साहब? एक तरफ कहते हो मुस्लिम महिलाओं की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं की इज्जत और आबरू से खेलते हो और उन्हीं मुसलमानों की क्या कहते हैं को कत्ल करते हो और कहते हो हमने अच्छा काम किया। तो देशवासियों को समझना होगा कि वो जुनूनी लोग जो मतलब सिवाय धर्म के और कुछ बोलते नहीं हैं। जरा आप सोचिए कि इस 3 तलाक से आपको भारत के लोगों को क्या लाभ मिला। दूसरी उपलब्धि गिनाई जा रही है साहब 370 कश्मीर में जो स्पेशल एक फैसिलिटीज़ 370 के माध्यम से वहाँ के नागरिकों को दिया जा रहा था, उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी सुविधाएं छीनी गई हैं, सुविधाएं बढ़ाई नहीं गई हैं, छीनी गई हैं और उसको उपलब्धि गिनाई जा रही है। और नारा ये दिया गया था उस समय कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैं भारत के लोगों से पूछना चाहता हूं, आज की बात है, आज आसाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने कोर्ट में ये रिट दायर किया है जिसमें इंटर परमिट, जो आसाम और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इंटर परमिट एक शब्द है, यानी कि उन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर रहा हूं जहां बगैर सरकार की अनुमति के आप जा नहीं सकते। कश्मीर में आज तक
ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां सरकार की अनुमति के बगैर आप जा नहीं सकते थे। हाँ, सरकार की अनुमति के बगैर आप जमीन नहीं खरीद सकते थे और कुछ कानून थे, मगर जाने आने पर प्रतिबंध नहीं था। यानी 370 छोटा मामला, 371 उससे बड़ा मामला जो पूर्वोत्तर के कई राज्यों पर लागू है। तो उस पर तो अब तक कोई बात न हुई और न इनकी हिम्मत करने की, क्योंकि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ नहीं जा रहे हैं, ये भारत को टुकड़े टुकड़े करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये इनके सारे कारनामे भारत में असमानता और अविश्वास और अलगाव को बढ़ावा दे रही हैं। इन्होंने जब नोटबंदी किया था तब ये कहा था कि आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। नोटबंदी से आज तक के आंकड़े को आप निकाल कर देख लो, नक्सलवाद में वृद्धि हुई, आतंकवाद में वृद्धि हुई, आतंकवादी और नक्सलवादी और मजबूत हुई, घटनाएं अधिक घटी। चलिए साहब, अब 370 इनकी उपलब्धि। उसके बाद तीसरी उपलब्धि इन्होंने सीए और एनआरसी का गिनाया। इस सीए एनआरसी से भारत के, इस पॉइंट को समझेंगे, भारत के लोगों को कहीं से भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अगर लाभ मिल रहा तो हमें समझा दिया जाए। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक अगर लाभ मिल रहा है तो मुझे बताइए, मैं इसको स्वीकार कर लूंगा। भारत के किसी भी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, किसी को भी सीए और एनआरसी से न तो आर्थिक लाभ मिलेगा, न राजनीतिक, न सामाजिक, न शैक्षणिक, किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा। एनआरसी पर जो बहस आसाम से शुरू हुई थी वो आज भी आसाम में ही अटकी हुई है। आज भी मैं कह रहा हूं और कैमरे के सामने कह रहा हूं, आपके चैनल पर कह रहा हूं कि साहब एनआरसी के भूत से आसाम और पूर्वोत्तर से अगर ये सरकार बाहर निकल जाएगी तो मैं समझूंगा कि ये सफल हो गई। लेकिन वो भूत अभी पिए हुए, तो कोरोना वायरस आया जो अभी भूत पिंजरे में बंद है। आप खत्म तो होने दीजिए, स्थिति को सामान्य होने दीजिए। आप पूर्वोत्तर के राज्यों में देखेंगे फिर क्या होता। लोग स्वीकार कर रहे हैं क्या आपके इस बनाए हुए कानून को, और इसको आप उपलब्धि गिना रहे हैं। जब इससे उपलब्धि उसको कहते हैं जिससे सीधा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक लाभ समाज को मिले, वो भारत के किसी नागरिक को नहीं मिल रहा। तो ये जो उपलब्धि गिना रहे हैं सीए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, 370, ये उपलब्धि नहीं, ये निकम्मापन है कि आप, चूंकि आपने काम कुछ किया ही नहीं, एजुकेशन में आपने कोई काम नहीं किया। एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे 6 सालों में मोदी जी ने नहीं बनाई। एक भी ऐसे अस्पताल जिसको आइडियल मान लिया जाए वो नहीं बन पाया है, और एक भी ऐसे कारखाने नहीं बन पाए जिसको ये कहा जाए कि ये जी रिफाइनरी एक बनाया गया, ये जी एक फला चीज़ बनाया गया जिसमें मैंने 1,50,000 लोग रोजगार से जुड़ सकें। वो चीज़ इन्होंने नहीं किया अब तक। ये एफडीआई जो है इन्होंने बढ़ा तो दिया, लेकिन कोई विदेशी अब तक इन्वेस्ट नहीं किया है। ये इनकी बड़ी विफलता है। पेट्रोल 15 रुपये लीटर खरीद कर और 80 रुपये लीटर बेचना, ये इस सरकार की उपलब्धि है। इस सरकार की उपलब्धि है गैस सिलेंडर 150 रुपये में खरीद कर 600 रुपये और 800 रुपये में बेचना, ये इस सरकार की उपलब्धि है। इस सरकार की उपलब्धि है 200 रुपये का रेल टिकट 400 रुपये में बेचना। इस सरकार की उपलब्धि है कि जितने भी खाद्य पदार्थ थे जो आम भारतीयों की माने पूरे दिनों की आवश्यकता है, उन सबों का दाम बढ़ा देना, किसानों से 12 से 15 रुपये किलो गेहूं खरीदना और बाजार में अपने प्रिय मित्रों के सहयोग से आटा बनाकर, और चाहे वो प्रिय मित्र में पतंजलि ही क्यों ना हो, वो आटा 30 रुपये किलो और 35 रुपये किलो बेचवाना। चावल और धान किसानों से 20 रुपये खरीदना, चावल 50 से 80 रुपये बेचना, ये सारी उपलब्धियां इनकी हैं। आज लॉकडाउन में जो बिल्कुल अनप्लान्ड इनका था लॉकडाउन, जिसके कारण पूरे भारत की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, सामाजिक स्थिति चरमरा गई है, और बाकी चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं। इसके बाद अब आज ये एक नई खबर आई है कि 1 महीने के लिए अनलॉक किया जाएगा। ये निर्णय भी सरासर अदूरदर्शिता का उदाहरण है। बगैर किसी प्लान के हमेशा निर्णय लिए जा रहे हैं इस सरकार में, और कोई भी उपलब्धि मोदी सरकार नौकरियों का आंकड़ा दे दे। सवाल ये अहम है कि सरकार नौकरियों का आंकड़ा दे दे देश के सामने कि हमने इतने करोड़ लोगों को अमुक अमुक जगह पर रोजगार दिया। सरकार
क्या कहते हैं रोजगार का आंकड़ा दे दे। सरकार ये बता दे कि ये जो कहा जा रहा है कि बिजली गांव-गांव तक पहुंचाई गई, तो कितने प्रतिशत गांव में नई बिजली लाइन और बिजली कनेक्शन दिया गया, ये सरकार बता दे। और सरकार की उपलब्धि जो सबसे बड़ी हुई है, वो तो विपक्ष इतना कमज़ोर है कि क्या आपको बताया जाए। थोड़ी सी अभी हरकत में पार्टी आई कांग्रेस, तो इनके पसीने छूट गए। विपक्ष की कमज़ोरी का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। दरअसल ये जश्न जो मना रहे हैं वो विपक्ष के बिखराव और उसकी कमज़ोरी का जश्न मना रहे हैं, सफलता का जश्न नहीं है। अभी इस क़यामत की घड़ी में, इस महामारी में भी आपने हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रदेश का अध्यक्ष का नाम सुना होगा, जिसे पीपीई किट घोटाले में संलिप्त पाया गया। अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, सिर्फ पार्टी ने बाहर कर दिया, निकाल दिया। जबकि पीपीई किट एवं अन्य सभी उपकरणों में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं और इसका माने हर जगह प्रमाण है। लेकिन विपक्ष इतना कमज़ोर है कि इसको मुद्दा बना नहीं पा रहा है और इस पर सरकार को घेर नहीं पा रहा, इसलिए सरकार जश्न मना रही है। मेरा ये कहना है कि ये समय जश्न मनाने का नहीं है और जो उपलब्धियां गिनाई गई हैं वो कतई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो वो होता है कि आज गरीब को भरपेट भोजन की गारंटी हो, उसके घर पर उसके सर पर छत हो, इसकी गारंटी हो, उसके शिक्षा का पूरा इंतज़ाम हो, इसकी गारंटी हो। स्कॉलरशिप के नाम पर घोटाले हो रहे हैं, इंदिरा आवास के नाम पर, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना कहा गया, घोटाले हो रहे हैं। हाँ, एक उपलब्धि इस सरकार के खाते में और है, वो ये है कि देश के कई स्टेशनों के नाम बदले गए, कई शहरों के नाम बदले गए, कई योजनाओं के नाम बदले गए और कई भारत रत्न पुरस्कार देने वाले का पैमाना बदल दिया गया। अब उनको नहीं मिलेगा भारत रत्न जो वाकई भारत के रत्न थे, अब उनको मिलेगा भारत रत्न जो भारत के पतन के कारण थे। बस इतनी सी बात मुझे कहनी है और मैं इस सरकार से आग्रह करता हूं कि आप जश्न न मनाकर आत्ममंथन और आत्मचिंतन करें।